चलो अगला देखते हैं। आज पढ़ाएंगे हम का मनुष्य में पोषण। ठीक है, तो आज का टॉपिक है मनुष्य में पोषण। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पोषण की। तो मानव जो होते हैं, मानव में पोषण। ठीक है, तो आपकी जो मेन हेडिंग है मानव में पोषण है। अब मानव में पोषणों को हम बात करेंगे। तो मानव जो है यह क्या करता है, अपने जटिल कार्बनिक यौगिकों को सरल कार्बनिक यौगिकों को पचाने में, ठीक है, मतलब सरल कार्बनिक यौगिकों में बदलने के लिए पाचन क्रिया करता है। क्या करता है? पाचन क्रिया करता है। ठीक है, तो पाचन की अगर बात करें तो सर्वप्रथम पाचन कहाँ से शुरू हो जाता है? हमारे मुख से होता है। कहाँ से होता है शुरू? मुख से होता है। तो अगर हम पाचन अंग की बात करें तो सबसे पहले कौन सा अंग आएगा? मुंह आएगा। ठीक है, तो जो मनुष्य होते हैं ना, वो क्या करते हैं, जब भोजन को ग्रहण करते हैं, क्या करते हैं? भोजन को ग्रहण करते हैं। तो भोजन को ग्रहण करके उसे पचाने के लिए शरीर के विभिन्न अंगों तक जाता है। क्या जाता है? विभिन्न अंगों तक जाता है, और वह अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं जिसको हम पाचन तंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। मतलब भोजन जिन अंगों तक होकर जाता है, भोजन जिन अंगों में होकर जाता है या उसमें पचता है, ठीक है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो सरल भाषा में क्या कहेंगे? वह अंग जहां से भोजन होकर गुजरता है या फिर जाता है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, उसका पाचन होता है, और उसी को हम पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है, तो ये पाचन तंत्र जो होता है वो कई अंगों का एक क्या होता है? समूह होता है, या किसी भी चीज का तंत्र होता है। तंत्र माने होता है बच्चों जाल। क्या होता है? तो पाचन तंत्र की बात करें तो पाचन माने पचने वाला, और तंत्र माने जाल, जो क्या करता है? भोजन को पचाने का कार्य करता है। जो तंत्र पचाने का काम करते हैं, ठीक है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र की अगर बात करें तो उसमें बहुत सारे अंग आते हैं, जैसे कि आहार नाल हो गया। क्या हो गया? आहार नाल। ठीक है, ग्रसनी। क्या गया? ग्रसनी। मुख गुहिका। ठीक है, आमाशय। ठीक है, और आंत, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रसनी, ग्रसनाल। ठीक है, ये सभी गुदाद्वार, ये सभी जो है ये क्या है? पाचन तंत्र के भाग हैं। क्या है? पाचन तंत्र के भाग हैं, हिस्से हैं। ठीक है, तो पाचन तंत्र क्या है, अगर आपको हम थोड़ा टेक्निकल भाषा में बताते हैं तो लिखा है, क्या होता है पाचन तंत्र? इस क्रिया में, पाचन क्रिया में क्या होता है? पाचन क्रिया में मानव शरीर में एक संपूर्ण तंत्र पाया जाता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। एक संपूर्ण तंत्र होता है जिसमें जो अंग भाग लेते हैं उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो मानव में पाचन तंत्र, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पाचन तंत्र। क्या लिखेंगे? पाचन तंत्र। पाचन होता क्या है, पहले पाचन हम पढ़ लेते हैं थोड़ा। पाचन क्या है? तो मनुष्य क्या कहेंगे, मनुष्य जब पोषण करता है, पोषण करता है तो वह पोषण जटिल पदार्थों से, जटिल पदार्थों से सरल पदार्थों में परिवर्तित होता है। यह क्रिया पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। ठीक है, जब देखो पाचन क्या है, वह कोई मनुष्य या कोई जीव, ऐसा कहें, कोई जीव जब पोषण करता है तो वह पोषण जटिल पदार्थों या जटिल कार्बनिक यौगिकों से सरल पदार्थों या सरल कार्बनिक यौगिकों में क्या हो जाता है? परिवर्तित हो जाता है। तो यह क्रिया क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। क्या कहलाती है? पाचन कहलाती है। अब क्या करते हैं, दूसरी बात है पाचन तंत्र। क्या है? पाचन तंत्र। ये भी ध्यान से सुनना, ठीक है।
तो पाचन तंत्र क्या होता है? पाचन तंत्र मतलब वह भाग मानव शरीर का या किसी जीव का शरीर का वह भाग, शरीर का वह अंग, ऐसे करो, वह अंग जो भोजन पोषण या भोजन या पोषण पोषण को क्या करेंगे? पोषण को पचाने, क्या करने में? पचाने में भाग लेते हैं, ठीक है, भाग लेते हैं। तो वह तंत्र वह सभी अंगों का एक तंत्र क्या हो जाता है? एक तंत्र बन जाता है, मतलब एक जाल तैयार हो जाता है। क्या हो जाता है? तंत्र मतलब होता है जाल, ठीक है। तमाम अंग मिलेंगे तो एक जाल बन जाएगा। तो मानव शरीर का वह अंग जो पोषण को पचाने में भाग लेते हैं, तो वह सभी अंगों का एक तंत्र बन जाता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो बन जाता है, उसे हम पाचन तंत्र कहते हैं, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार से इनकी डिफिनेशन है, ठीक है। तो पाचन क्या है, ठीक है। तो मानव शरीर में जब पोषण किया जाता है तो वह पोषण जटिल कार्बनिक पदार्थों से सरल कार्बनिक पदार्थों में तोड़ने के लिए एक क्रिया होती है, उसे हम क्या कहते हैं? पाचन, ठीक है। अब पाचन तंत्र क्या है? शरीर का वो अंग जो पोषण को पचाने में भाग लेता है, पोषण को पचाने में भाग लेते हैं, ऐसा कहेंगे, लेते हैं, क्योंकि एक अंग नहीं होता, बहुत सारे अंग मिलकर लेते हैं, ठीक है। तो इस तरह से एक जाल बन जाता है, उसे हम पाचन तंत्र या पाचन जाल कह सकते हैं। क्या कहेंगे? पाचन तंत्र। तंत्र का मतलब ही जाल होता है। क्या होता है? जाल होता है, ठीक है। आगे समझते हैं, आगे क्या होगा? एक मिनट, पाचन तंत्र हो गया। अब इसके बाद हम अगली टॉपिक पे चलते हैं। तो अब देखो पाचन तंत्र जो है इसके कौन कौन से भाग हैं। तो पाचन तंत्र के भाग, ठीक है। तो पाचन तंत्र के भाग कौन कौन से हैं, पाचन तंत्र कैसे बना है, ठीक है। तो पाचन तंत्र का प्रमुख भाग है, इसको कहते हैं एक नंबर आहार नाल। क्या कहते हैं? आहार, ठीक, ये हो गया आहार नाल, ठीक है। दूसरा अगर हम पाचन तंत्र की बात करें, पाचन तंत्र का दूसरा भाग जो अगर बात करें, जिसको हम कहते हैं, पाचन तंत्र का दूसरा भाग बच्चों है पाचक ग्रंथियां। दूसरा का भाग है, सेकेंड भाग, दूसरा भाग तो पाचक ग्रंथियां। समझ गए ना बात? दूसरी है पाचक ग्रंथियां। तो पाचन तंत्र में हमारे शरीर के अंग तो काम करते ही करते हैं, साथ में पाचक ग्रंथियां जो काम करती हैं, पाचक ग्रंथियां क्या करती हैं? उसमें से एंजाइम्स निकालती हैं। क्या निकालती हैं? एंजाइम्स निकालती हैं, जो क्या करती हैं? उस भोजन को पचाने में, तोड़ने में क्या होती हैं? भाग लेती हैं, ठीक है। तो इस तरह से दूसरा हो गया पाचक ग्रंथियां। क्या हो गया? पाचक ग्रंथियां, ठीक है। तो पाचक ग्रंथियों के अंतर्गत भी बहुत सारे आएंगे भाग, ठीक है। तो पहले हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। तो दो इनके भाग होंगे। कितने भाग होंगे? दो। एक तो पाचन तंत्र जो है वो दो भागों से मिलकर बना है, एक आहार नाल जिसमें से खाना होकर जाता है, ठीक है, और दूसरा है पाचन ग्रंथियां, ठीक है। पाचन ग्रंथियां काम करती है और जहां से खाना होते हुए, आंत से होते हुए, बड़ी आंत से जाते हुए जाता है। तो सबसे पहले आहार नाल का अगर भागों की बात करें तो आहार नाल में सबसे पहला भाग कौन सा आएगा? आहार नाल का सबसे पहला भाग होता है बच्चों, सबसे पहला भाग अगर बात करते हैं तो मुख या मुख गुहिका कहेंगे। क्या कहेंगे? ठीक है। तो यहाँ पर देखो
नंबर एक हम इस तरह से इसको दो भागों में कहेंगे, कहेंगे पाचन तंत्र दो भागों में बटा हुआ है, ऐसे कहेंगे। यह हेडिंग डाल दिया, पाचन तंत्र दो, पाचन तंत्र को दो भागों में बांटा जा सकता है। नंबर एक आहार नाल, दूसरा पाचन ग्रंथियां। तो आहार नाल की पहले बात करें तो नंबर एक आहार नाल, क्या डालेंगे हेडिंग? आहार नाल। अब आहार नाल का मुख्य भाग, ए भाग, जो ये नहीं डालते हैं रोमन में नंबर डाल देते हैं, ठीक है? क्या करेंगे? रोमन में नंबर डाल लो। तो आहार का मुख्य भाग, सबसे पहले आहार नाल का मुख्य भाग होता है। आहार नाल कहाँ से शुरू होती है? मुख गुहिका से। कहाँ से? मुख गुहिका से। और मुख गुहिका से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? गुदा द्वार तक। तो पहली बात तो हम आहार नाल हेडिंग डाले हैं, तो इसके अंतर्गत थोड़ा बहुत हमें लिखना है। क्या करना है? लिखना है बच्चों। तो क्या करना है? तो कहना है कि आहार नाल हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। आहार नाल हमारे पाचन तंत्र का सबसे बड़ा भाग है। यह 8 से 10 मीटर लंबा होता है। कितना होता है भैया? 8 से 10 मीटर लंबा। हाँ, यह जो होता है 8 से 10 मीटर लंबा होता है। यह मुख गुहा से शुरू होकर, यह कहां से? मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक फैलता है। कहां तक फैलता है? गुदा द्वार तक, ठीक है? तो मुख गुहा से शुरू होकर गुदा द्वार तक आहार नाल होती है, ठीक है? तो इस तरह से इसे लिख सकते हैं। इसको हम क्या कर सकते हैं? फैला है। इसके विभिन्न भागों को हम अलग अलग व्यासों में जान सकते हैं, क्योंकि आहार नाल एक आकार की नहीं होगी। आहार नाल क्या होगी? आकार की नहीं होती है। जहाँ पर आते होती हैं तो चौड़ा होता है, कहीं पर पतला होता है, कहीं पर कुछ भी होता है। कहाँ पर पेट होगा, जहाँ पर क्या होगा? आमाशय होगा, वहाँ पर चौड़ा भाग होगा। जहाँ पर आंत होगी पतला भाग होगा, आहार नाल होगी पतला भाग होगा। तो इस तरह से इसको अन्य अन्य प्रकार से जाना जाएगा, इसको अलग अलग नामों से जाना जाएगा। जैसे कि जो हमारी नदियां हैं, जैसे गंगा जी है, ठीक है? तो गंगा जी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है हमारे यहाँ से, ठीक है? और फिर जाती हैं तो अन्य अन्य देशों में जब घुसती हैं तो उनके नाम अलग अलग बदल जाते हैं। ठीक उसी प्रकार से आहार नाल का भी यहाँ पर हाल होने वाला है। जब आहार नाल है, जो सबसे पहले मुख गुहा से शुरू होगी, मुख गुहा से शुरू होगी, फिर उसके बाद क्या बनेगी? ग्रसनी बनेगी, ग्रसनाल बनेगी, ठीक है? आगे इस तरह से इनके नाम बदलते जाएंगे। तो देखो, सबसे पहले इसका नंबर 1 पॉइंट होगा आपका मुख 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 या मुख गुहिका, ठीक है? या मुख गुहिका, समझ गए ना बात? मुख या मुख गुहिका, ठीक है? या ना कहो, ये कहो, क्या कहो? ये मुख गुहिका, ठीक है? समझ गए ना बात है दोनों? अब इसके बाद दूसरा पॉइंट की अगर बात करें तो दूसरा पॉइंट हमारा आता है ग्रसनी। क्या आएगा? ग्रसनी। और तीसरा बात क्या आएगा आपका? ग्रसनी, ग्रसिका या ग्रसनाल। तीसरा क्या है? ग्रसनी या सॉरी ग्रसिका, ग्रसिका या ग्रस, ठीक है? ग्रसिका या ग्रसनाल, ठीक है? अगला पॉइंट आपका आएगा, चौथा नंबर का पॉइंट जो है वो कहलाएगा आपका छोटी आंत। क्या कहलाएगा? छोटी आंत। इसका दूसरा नाम भी होता है, क्या कहा जाता है उसे? छोटी आंत को क्षुद्रांत। क्या कहेंगे? क्षुद्रांत। क्षुद्र माने छोटी, आंत माने आंत, क्षुद्रांत, ठीक है? समझ गए ना बात? हाँ। और पांचवा आपका आ जाएगा बड़ी आंत। क्या हो जाएगा? बड़ी आंत। बड़ी, ठीक है? ठीक है, अब अगला देखते हैं। बड़ी आंत के बाद आपका आएगा लास्ट में, ठीक है,
जिसको हम बृहद दंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बृहद दांत दंत। ठीक है, तो बृहद दंत भी उसे कहते हैं, जैसा कि छोटी आंत को क्षुद्र दंत और बड़ी आंत को बृहद दंत। ठीक है, ठीक है। आगे देखो, बृहद दंत के बाद इतने ही इसके भाग कहेंगे हम। ठीक है, अगला भाग बचते ही रखो, ये मैन है। क्या है? यही मैन है। चलो आगे देखो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? मुखगुहिका की। किसकी करें? मुखगुहिका की, जिसे हम मुंह कहते हैं। ठीक है, ठीक है। तो देखो, तो मुख का है एक अनुपस्थ काट में रूप मानव शरीर का लिखा प्रतिपृष्ठ तल तथा स्थित होता है। यहाँ क्या होते हैं? यहाँ पर क्या होते हैं? चार दो ओंठें होती हैं। यहाँ पर क्या होती हैं? दो ओंठें होती हैं। ओंठों से गिरा हुआ मुख द्वार होता है। यहाँ पर क्या होता है? ओंठों से और दांतों से गिरा हुआ मुख द्वार होता है। ठीक है, यह क्या होता है? यहाँ से भोजन को ग्रहण किया जाता है। यहाँ से भोजन को क्या कहा जाता है? ग्रहण किया जाता है। ऐसा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, और इस तरह से आपको थोड़ा और बढ़ाकर लिख देना है। ठीक है, यहाँ पर निचले भाग में जिह्वा पाई जाती है, जो भोजन को पलटने में मदद करती है। और यहाँ पर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। अब दांतों की इनके बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मुखगुहिका में महत्वपूर्ण अंग कौन कौन से हैं? ठीक है, तो पहली बात तो मुखगुहिका समझ गए, मुखगुहिका क्या होता है, और मुखगुहिका के अंदर प्रमुख अंग कौन से हैं? प्रमुख अंग। अब मुखगुहिका के अंदर के कौन कौन से प्रमुख अंग है? तो सबसे पहला प्रमुख अंग है दांत। क्या है? दांत। मुखगुहिका के अंदर दांत होते हैं। क्या होते हैं? दांत, जो भोजन को पचाने में बहुत मददगार होते हैं। क्या होते हैं? भोजन को पचाने में सबसे ज्यादा मदद करते हैं, क्योंकि अगर भोजन को नहीं तोड़ते हैं तो भोजन पचने में बहुत समस्या होगी और लंबा समय भी लगेगा। ठीक है, तो देखो, सबसे पहला है दांत। ठीक है, दांत क्या होते हैं? दांत मानव जबड़े में दोनों तरफ पाए जाते हैं। दांत क्या होते हैं? मानव के जबड़े में दोनों तरफ पाए जाते हैं। इनकी संख्या क्या होती है? इनकी संख्या 32 होती है। इनकी संख्या क्या होती है? हाँ, एक युवा मनुष्य होता है। ठीक है, मतलब उसके पर्याप्त दांत, सारे दांत अगर निकलते हैं तो कितने होते हैं? 32 होते हैं। कितने होते हैं? 32। और दांतों को हम 4 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं दांतों को? 4 भागों में। कौन कौन से दांत होते हैं? ठीक है, तो दांत के 4 प्रकार होते हैं। एक होते हैं कृतंक, दूसरे होते हैं रदनक, तीसरे होते हैं अग्रचर्वणक और जो होते हैं चर्वणक। ठीक है, क्या होते हैं? नंबर 1 को हम कहते हैं कृतंक। क्या कहते हैं? कृतंक। दूसरे होते हैं, क्या होते हैं दूसरे? रदनक। क्या होते हैं? रदनक। और तीसरे होते हैं अग्रचर्वणक। अग्रचर्वणक। और चौथे होते हैं चर्वणक। क्या होते हैं? चर्वणक। ठीक है, तो ये आपके कितने प्रकार हो गए? दांतों के 4 प्रकार हो गए। ठीक है, अब दांतों को अगर हम ठीक है, तो इस तरह से इनके 4 प्रकार होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ठीक है, तो जो कृदंत होते हैं, फिर रदनक आते हैं, फिर अग्रचर्वणक आते हैं, फिर चर्वणक आते हैं। देखो, सबसे पहले जो अगर सामने आपके दांत दिखते हैं, एक कृतंक होते हैं। क्या होते हैं? कृतंक होते हैं। ठीक है, इनका क्या काम होता है? किसी लंबी सी चीज को, जैसे आप क्या खाती हैं, जैसे कि चाउमीन खा रही हो, अगर ये क्या होते कृतंक ना हो तो चाउमीन लंबी रह जाएगी और तुम उसे काट नहीं पाओगे। हाँ, ठीक है, तो कृतंकों का काम होता है कोई चीज हो, ठीक है, जिसको हम क्या कर सके? कट कर सके, जिससे कट कर सके। तो हम अग्र दांतों का प्रयोग इसीलिए करते हैं। फिर उसके जस्ट बाद दोनों तरफ आते हैं जो नुकीले धारनुमा दांत होते हैं, जिनको हम रदनक बोलते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2। इनकी संख्या कितनी होती है? 2-2 होती है। और इनकी संख्या भी 2-2 होती है। कितनी होती है? इनका देख लो, 2 होगी इनकी भी 2 होगी। कितनी होगी? 2 होगी। इनकी होगी 4 और इनकी भी होगी
4, 4 4 8 और 2 2 4, 8 4 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना कितना होता है? देखो सॉरी गलत हो गया। देखो 2 4 4 हो गए और 4 8 हो गए। 2 2 4 देखो 2 इनकी होगी 2 इनकी होगी, चलो 2 इनकी होगी 2 इनकी होगी। 2 2 4 2 6 2 8, हाँ 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। देखो एक देखो सुनो, ये 4 दांत किधर होंगे? एक तरफ 4 होंगे, एक तरफ 4 होंगे, मतलब इनकी 2 2 संख्या करके होगी, ठीक है। बीच में ये 4 होंगे, इनको क्या करें, इनका टोटल अब गिनते हैं पहले, ठीक है। तो ये सबसे बीच में पाए जाएंगे, कितने पाए जाएंगे? बीच में, तो इनकी संख्या 4 होगी। कितनी होगी? 4 होगी। देखो इससे करें तो 2 ये इनकी कितनी संख्या? 2 4 हो गई। फिर उसके बाद रदनक आएंगे, तो रदनक 2 इधर होंगे, नुकुले वाले कितने होंगे? 2 इधर होंगे और 2 इधर होंगे, तो इनकी संख्या कितनी हो गई? 4। समझ गए ना बात? अब उसके बाद इनके जस्ट पीछे 2 दांत इधर होंगे, कौन से? अग्र चमड़क के, और इधर भी अग्र चमड़क के 2 दांत होंगे, ठीक है। ये कम चौड़े होंगे, थोड़ा पिछले वालों से कम चौड़े होते हैं, इसीलिए अग्र चमड़क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अग्र चमड़क। इनकी भी संख्या 4 हो जाएगी। अब इनकी भी कितनी हो जाएगी? 4 हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये पीछे होंगे 2 2 संख्या में होंगे। तो लास्ट से क्या दांत होते हैं, ये सबसे बाद में निकलते हैं, ठीक है। तो अगर आप अभी गिनती करें तो आपको अग्र चमड़क तो आ गए होंगे आपके, लेकिन चमड़क दांत नहीं होंगे, चमड़क दांत नहीं होंगे, ये सबसे बाद में ही उगते हैं। क्या होते हैं? सबसे बाद में उगते हैं, ठीक है। तो 4 4 8, 8 4 12 और 12 4 16 और 16 दूनी 32। अब एक जबड़े के मैंने गिन दिए हैं, कितने गिने? 4 सामने के, ठीक है, ये वाले 32 वाले, ठीक है, और ये रदनक हो गए, ये अग्र चमड़क हो गए, और फिर हो गए चमड़क। तो इस तरह से इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। समझ गए ना बात? तो इनकी 4 इनकी 4 इनकी 4 और इनकी 4 संख्या होती है, ठीक है। तो समझ गए? क्लियर बात? हाँ आगे देखो, दांतों के प्रकार 4 होते हैं, ठीक है। तो अब इनके तुम काम समझते हैं क्या होते हैं। काम इनके तुम पहले समझ ले। तो इसका काम होता है कोई लंबी चीज को काटना। इसका काम क्या है? कोई लंबी चीज को काटना, ठीक है। इसका काम है किसी चीज को फाड़ना, ठीक है। जैसे आपने चावल खाया तो चावल को बीच से फाड़ने का कार्य कौन करते हैं? रदनक। कोई आप लंबी चीज खा रही हैं, ठीक है, नोचने वाली, ठीक है, तो इनका काम सबसे ज्यादा लगेगा। इसलिए ये शेर बाघों में अगर आप देखेंगे तो ये काफी नुकीले होते हैं, क्योंकि ये मीट खाते हैं और मीट को फाड़ना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? फाड़ना पड़ता है, नोचना पड़ता है। इसलिए रदनक जैसे जो मांसाहारी जीव होते हैं उनके ज्यादा लंबे होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सब कितने लंबे होने की जरूरत ही नहीं होती है, क्योंकि हम ऐसी चीजें खाते हैं जो फाड़ने को ना पड़े, ठीक है। एक बार देखती रहो, देखती ना हो तो टीवी में यहाँ आ जाते हैं रामायण में बड़े बड़े कौन राक्षस, हाँ, दांत हो तो इधर निकले बड़े बड़े, हाँ, क्योंकि वो मीट खाते हैं, फाड़ फूट डालते हैं, फाड़ बड़े बड़े, इसलिए उनके पास उन्हें होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अग्र चमड़क। तो अग्र चमड़क से थोड़ा पतले होते हैं। ये क्या करते हैं, जो चीजें होती हैं जो थोड़ा नरम होती है, ज्यादा कठोर नहीं होती हैं, उनको तोड़ने में मदद करते हैं, उनको करते हैं, तोड़ते हैं, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा कठोर चीजें होती हैं उनको चमड़क ही तोड़ते हैं। कौन तोड़ता है? तो सबसे पीछे रखे जहाँ बूथ लगाती है झट से टूट जाता है, ठीक है, तो ये सबसे पीछे होते हैं और ये थोड़ा कम चौड़े होते हैं। तो छोटी चीजें होती हैं और कम मजबूत होती हैं, उनको आसानी से दांत तोड़ते हैं, ठीक है। तो इनके तीनों सबके काम मैंने आपको बता दिए, समझ आ गया होगा शायद। हाँ आगे देखो, अब ये हो गया, इनकी तो बात हो गई। अब मुख गुहिका को मैंने पढ़ा दिया। मुख गुहिका क्या है? आहार नाल का सबसे चौड़ा भाग है। हाँ, इसमें क्या होते हैं? इसमें एक जिह्वा और 32 दांत और इसके अंतर्गत दो ऊँटें भी आती हैं। क्या आती हैं? ऊँटें होती हैं, ठीक है।
इसके दोनों तरफ कह सकते हैं कि यहाँ पर जो क्या जबड़े पाए जाते हैं, जबड़ों में दांत लगे रहते हैं। इस तरह से आप थोड़ा बहुत बढ़ाकर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब आती है ग्रसनी। जस्ट इसके नीचे होती है ग्रसनी। बस तुरंत यहाँ से निकला, ग्रसनी में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? ग्रसनी में पहुंचा। ठीक है, तो ग्रसनी की बात करें, मुख गुहा का पिछला भाग इसलिए ग्रसनी कहलाता है। मुख गुहा का जो पिछला भाग होता है क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। यह लगभग 12 सेंटीमीटर से 14 सेंटीमीटर क्या होता है? कीपनुमा लंबा होता है। कैसा होता है? कीपनुमा लंबा। जैसे यह मुंह है, यह मुंह है, और मुंह के नीचे जो ऐसे भाग होगा ये क्या कहलाएगा? ग्रसनी। यह भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी कहलाएगी। और मुंह के नीचे, अरे हम कैसे बना दिए भाई, ऐसे ना बनाना चाहिए था। हाँ, कोई देखेगा कहेगा कि मास्टर साहब गलत बना रहे हैं। हाँ, चलो देखो। अब देखो ऐसे जैसे किसी का मुंह है, ठीक है। बस उसके बाद मुंह के बाद जस्ट ये वाला भाग क्या कहलाएगा? ये वाला भाग यहाँ से बस शुरू होकर यहाँ तक का भाग क्या कहलाएगा? ग्रसनी कहलाएगा। तो बस मुंह के बाद जस्ट वाला भाग ग्रसनी कहलाता है। यह 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। कितना होता है? 12 से 14 सेंटीमीटर का होता है। वीडियो बंद है का? चल रही? हाँ, बंद है का? ठीक, ठीक है, आगे देखो। काफी बंद है, आगे देखते हैं। तो कीपनुमा होता है जो कि वायु व भोजन का सहमार्ग होता है। वायु और भोजन का सहमार्ग होता है। मतलब यहाँ से नाक का भी संपर्क होता है, यहीं पर नाक का संपर्क जुड़ा होता है। तो यहीं पर क्या होता है? नाक का साथ नाक की भी नसी हुई, मतलब जो पाइप होती है जुड़ी रहती है, और वहीं पर क्या होता है? मुंह की भी पाइप जुड़ी रहती है, जो कि हम चित्र में थोड़ा दिखाते हैं आपको। हाँ, बढ़िया चित्र बनाना पड़ जाएगा। हम कह रहे थे ऐसे काम चला लेते हैं। हाँ, चलो देखो, चलो देखो, ये देखो, ये मुंह है भैया। ले कुछ बन गया। ठीक है, अब देखो ये वाला जो भाग कहलाएगा, ये वाला ग्रसनी कहलाएगा। यहाँ पर क्या होता है? ज्वाइंट होता है ग्रासनाल और मतलब जो वायु मार्ग होता है, और क्या होता है? जो पोषण मार्ग होता है, ये दोनों एक जगह पर मिलते हैं। यहाँ पर क्या होता है? ठीक है, यहाँ पर एक फाटक जैसी गेट नुमा संरचना लगी रहती है, जो क्या करती है? जब भोजन करते हैं तो उसे बंद कर दिया जाता है। ठीक है, जिसको हम घंटी द्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटी द्वार कहते हैं। ठीक है, तो ये वाला भाग ग्रसनी कहलाता है बच्चों। ठीक है, और जो बच्चे वीडियो में देखेंगे उनके लिए हम आगे क्या करेंगे? चित्र लगा देंगे। मैं पूरा वीडियो पे देख लेंगे। ठीक है, तो आप सभी लोग निश्चित रहिए। ठीक है, आगे इस तरह से ये भाग होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करें ग्रसनी में कौन कौन सी चीजें होती हैं। अब ग्रसनी ने पहले ही बता दिया है कि हमारे में ये भी होता है। ठीक है, तो देखो ग्रसनी के अंदर एक बड़ा छिद्र होता है, जो क्या होता है? निगल द्वार कहलाता है। क्या कहलाता है? निगल द्वार कहलाता है। ठीक है, जिसके पास की श्वास नली का छिद्र अथवा घंटी द्वार होता है। घंटी द्वार पर लटकी हुई पत्ती के समान उपस्थित मय
उपास्थीमय घंटी ढलान होती है जो भोजन निगलते समय घंटी द्वार को ढक लेती है, जिससे भोजन श्वासनाल में नहीं जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या एक लगा रहता है घंटी, ठीक है, घंटी ढालापन। ठीक है, यहाँ पर एक लगी रहती है फाटक, गेट नुमा एक संरचना होती है जिसको हम कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं, घंटी ढलापन। क्या कहते हैं, ढलापन। ठीक है, तो इस तरह का कोई आकार, ठीक है, संरचना होती है जो क्या होती है यहाँ पर लगी रहती है। ठीक है, इस नाम को थोड़ा याद रखिएगा। ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में एप्लीगोटिस कहते हैं। क्या कहते हैं, एप्लीगोटिस। ठीक है, इस प्रकार ग्रसनी भोजन को ग्रसनाल तक पहुंचाने में सहायता करती है। क्या करती है, भोजन को पहुंचाने में मदद करती है। फिर आती है ग्रसिका, इसके जस्ट निचला वाला भाग ग्रसिका कहलाता है। क्या कहलाता है, ग्रसिका, या दूसरा नाम है ग्रसनाल भी कहते हैं, ग्रसिका या ग्रसनाल। ठीक है, यह पतली पेशी संकुचनशील एवं लगभग 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। कितनी होती है, 23 से 27 सेंटीमीटर लंबी संरचना होती है। इसकी भित्ति में पाचक ग्रंथियां नहीं पाई जाती। यहाँ पर कोई पाचक ग्रंथियां अभी तक उपस्थित नहीं होती हैं, परंतु श्लेष्मक ग्रंथियां उपस्थित होती हैं, जो जिससे भोजन का क्रमाकुंचन गति में क्या होता है, फिसलता होता है, आमाशय में पहुंच जाता है। यहाँ पर भोजन का पाचन नहीं होता है। रियल सी बात है। देखो, जो ग्रसनी होती है, ग्रसनी में क्या पाई जाती है, श्लेषणात्मक ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी, मतलब श्लेषणात्मक मतलब का एक कोई चिकना चिकना पदार्थ निकालती है, चिकना पदार्थ निकालती है, जो भोजन के साथ मिलकर क्या करता है, हमारी जो इसकी भित्ति होती है, भित्ति को ना छीनने पाए, भोजन क्या हो, सीधे बिना परेशानी किए हो सीधे कहाँ तक जा सके, आमाशय तक जा सके। इसलिए वहां पर श्लेष्मक ग्रंथियां निकल होती हैं जो श्लेष्मा उत्पन्न करती हैं, और धीरे से भोजन क्या होता है, आमाशय तक चला जाता है। ठीक है, तो इसका काम इतना होता है कि भोजन को रास्ता देना होता है, बस ग्रसनी का इतना ही काम करती है। आगे देखते हैं क्रमाकुंचन। अब आता है क्रमाकुंचन। एक होती है क्रिया, क्या होती है, एक प्रकार की क्रिया होती है क्रमाकुंचन। क्रमाकुंचन का मतलब होता है कि यह क्रमाकुंचन गति होती है जो क्या होती है, यह तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रित होती है। काय के द्वारा नियंत्रित होती है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा नियंत्रित होती है, अर्थात यह प्रतिवर्ती क्रिया है। कैसे है, प्रतिवर्ती। हाँ, अगला हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे आपको प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है। ठीक है, के रूप में होती है। यह पाचन क्रिया की महत्वपूर्ण क्रिया है, जो भोजन को आहार नाल में सुगमता से आगे बढ़ने हेतु आवश्यक है। आहार नाल की भित्ति में पेशियां होती हैं, जिसे क्रमाकुंचन, समाकुंचन एवं शिथिलन करने में तरंग की तरह या गति उत्पन्न करती है। भोजन को ग्रसनी से आमाशय में ले जाने हेतु आमाशय में भोजन की छोटी आंच तक ले जाने में यह क्या करती है, मदद करती है। ठीक है, चलो देखो आगे होता क्या है, अब इसको थोड़ा समझते हैं। देखो, जैसे ही आहार नाल नीचे बढ़ती है, जैसे आहार नाल नीचे बढ़ती है, अब ये भोजन कोई ये थोड़ा नहीं है कि मतलब पाइप है बढ़िया मोटी सी, वह पाइप में डाल दिया, भक्क से नीचे चला गया, ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता है। जैसे कि अभी कोई मोटी सी पाइप हो और गोल गोल सी, ठीक है, अब उसमें क्या कर दो, ऊपर से कोई चीज डाल दो, चली गई, ऐसा इसमें होता है, नहीं होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, धीरे धीरे खसकना होता है, धीरे धीरे खसकना होता है। और खसकना कैसे होगा, एक क्रमाकुंचन गति के कारण होगा। कैसा होगा, क्रमाकुंचन गति के कारण। अब क्रमाकुंचन गति क्या होती है, जैसे कि आपने केंचुआ को देखा है या फिर आपने सांप को मेढकी खाते देखा है, तो देखा होगा कि जैसे ये है सांप, मुंह में खाएगा तुरंत वो क्या हो जाएगा, धीरे 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 खसकाते 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 नीचे हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसमें भी होता है। इसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है, जब ये आहार नाल में कोई भोजन पहुंचता है, ठीक है, तो ऊपर की जो ये इसकी जो भित्ति होती है, बाहर वाली अंदर वाली, या भित्ति क्या होती है, सिमटने लगती है। क्या होने लगती है, थोड़ा सिमटती है, और ये खाने को थोड़ा आगे धकेलती है। फिर उसके बाद थोड़ा और खसक जाता है, तो ये वाली भी सिमट जाती है, और फिर खा ले जाता है, फिर एक सिमटती है, फिर खा ले जाता है। तो यही गति क्या कहलाती है, क्रमाकुंचन कहलाती है।
या क्या कहलाती है? ठीक है, तो मतलब फूली हुई जगह को पचकाना और उसको उससे धक्का लगना, उससे क्या होता है? धक्का लगता है नीचे को। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं क्रमाकुंचन गति। क्या कहते हैं? क्रमाकुंचन गति। जैसे आपने देखा होगा सांप को मिड़की खाता है तो उसका बीच का पेट का होता है फूल जाता है और फिर धीरे धीरे आप खसकाते 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 नीचे ले जाता है। उसमें कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति ही होती है। कौन सी गति होती है? क्रमाकुंचन गति होती है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा मोटर की पाइप डालते हैं, ठीक है, तो उसमें पानी दौड़ने लगता है तो क्या होता है? क्रमाकुंचन गति जैसा मालूम होता है। कैसा होता है? क्रमाकुंचन जैसा। ठीक है, तो इसी प्रकार से जब पीछे की पाइप क्या होती है? सिमटती है, पीछे की नली क्या होती है? थोड़ा सिमटती है, तो भोजन नीचे को खसकता है और इस तरह से यही गति कहलाती है क्रमाकुंचन गति। ठीक है, समझ गए? तो थोड़ा थोड़ा भोजन अगला बढ़ता जाता है और बढ़ता जाता है तो पाइप क्या होती है? नली फूलती जाती है और पीछे से क्या होती है? धीरे धीरे बंद होती रहती है, दबती रहती है और इस तरह से भोजन नीचे जाता रहता है। ठीक है, तो इसी गति को हम क्रमाकुंचन गति कहते हैं। या प्रतिवर्ती क्रिया। कैसी क्रिया? हाँ, ये हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं है। कैसी नहीं है? ऐच्छिक, मतलब हमारा मन करे तो होगा, मन अगर नहीं होगा, मतलब यह प्रतिवर्ती क्रिया होगी ही होगी। क्या होगी? प्रतिवर्ती क्रिया का मतलब होता है वह क्रिया जो किसी क्रिया होने, जो कोई क्रिया होने के बाद हो, क्रिया होने के बाद हो। जैसे आंख का क्या होना? बंद होना। जैसे सूर्य की तरफ आप देखें तो ये क्रिया हुई और तो आंखें क्या होंगी? बंद हो जाएंगी। तो ये होती है प्रतिवर्ती क्रिया, मतलब एक क्रिया होगी उसके अपोजिट वह क्रिया होगी। क्या होगी? अपोजिट होगी। ठीक है, तो यह क्रिया क्या होती है? जब आगे भोजन क्या होता है? जब भोजन आगे खिसकता है तो यहाँ पर क्या होती है? पाइप फूलती जाती है। पाइप क्या होती है? क्रमाकुंचन गति के कारण ही वो फूलती है। तब यहाँ पर फूलती है तो पीछे से क्या होता है? पिचकना होता है, तभी वो भोजन नीचे बढ़ता है। ठीक है, तो फूलना और पिचकना, ये फूलना और पिचकना कहलाता है क्रमाकुंचन। क्या कहलाता है? ठीक है, तो पिछले से पिचकती जाती है, आगे से फूलती जाती है। ठीक है, तो इस तरह से होता है क्रमाकुंचन। ठीक है, फिर क्या होता है? ये भोजन धीरे धीरे कहाँ पर चला जाता है? आमाशय में चला जाता है। कहाँ पर चला जाता है? आमाशय में। अब भैया पेट में पहुंचेगा तो वहाँ पर एंजाइम्स रिलीज होंगे। क्या होंगे? एंजाइम्स रिलीज होते हैं। अब देखिए, अब भोजन कहाँ पहुंचा? पेट में। अब पेट में पहुंचा है तो हम पेट की बात करेंगे। अरे गड़बड़ा गया क्या? गड़बड़ा कुछ नहीं गया भैया। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ग्रसनाल के बाद हमने ये हेडिंग नहीं डाली है। कौन सी हेडिंग नहीं डाली है? आमाशय का। इसको हम कहेंगे 5 नंबर, इसको कहेंगे 6 नंबर। यहाँ पर 1 नंबर 4 नंबर नहीं पड़ा आमाशय। ठीक है, आमाशय। अब यहाँ पर इसको कर देते हैं 4 नंबर, ये 5 नंबर होगा, ये 6 नंबर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इस तरह से हो गया। अब आमाशय की बात करें, जब वह भोजन कहाँ पहुंचा? पेट में पहुंचा। तो पेट के बारे में थोड़ा जानते हैं। यह क्या लिखा है? यह लगभग 25 सेंटीमीटर लंबा, या कितना? 25 सेंटीमीटर लंबा आहार नाल का सबसे चौड़ा और थैलीनुमा भाग है। कैसा? आहार नाल का सबसे चौड़ा थैलीनुमा भाग है, भाग होता है जो कि जे के आकार का होता है। कैसा होता है? जे आकार का, जिसे कि हम चित्र में आपको दिखाएंगे, वीडियो वाले बच्चे। ठीक है, उनको नहीं, ठीक है, तुम आप खुद बुक में देख लोगे। ठीक है, जे के आकार का होता है, इसमें जठर ग्रंथियां पाई जाती हैं जो भोजन के पाचन हेतु जठर रस निकालती है। क्या करती है? भोजन को पचाने के लिए जठर रस का निर्माण करती है। तो पेट में जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कौन सी ग्रंथियां पाई जाती है? हाँ, आपसे अभी पूछ लेगा बहुविकल्पी प्रश्न में, कह देगा कि आमाशय में पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम बताइए। जठर ग्रंथियां। ठीक है, जठर स्रावित करने वाली ग्रंथियां कौन सी है उसका नाम भी आगे पूछ सकता है, जिसको हम आगे बताते चलते हैं। ठीक है, तो प्रत्येक व्यक्ति के आमाशय की भित्ति में लगभग 3.5 करोड़ जठर ग्रंथियां पाई जाती है। कितनी? मतलब 3.5 करोड़। कितनी? 3.5 करोड़ ग्रंथियां पाई जाती हैं। जठर जो क्या करती है? जठर रस मतलब HCl को क्या करती है? निकालती है। जठर रस मतलब क्या होता है? हाँ, अब पूछ ले, क्या पूछ ले कि पात है
जठर रस का निर्माण कहाँ होता है? तो क्या कहोगे? आमाशय में। अच्छा, अब पूछ ले कि आमाशय में कौन सा रस प्राप्त आमाशय में कौन से एंजाइम का निर्माण होता है या रस का निर्माण होता है? ठीक है, तो आप क्या कहोगे? HCl अगर ऑप्शन दिया है तो आप HCl लगा देना है, जठर रस दिया तो जठर रस लगा देना है। उसके साथ साथ अन्य भी बहुत सारे जो हैं एंजाइम्स निकलते हैं, जैसे पेप्सिन हो गया, रेनिन हो गया, लाइपेज हो गया, ये सभी यहाँ से निकलते हैं। पेप्सिन, लेपिन, कौन? पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज। पेप्सिन, रेनिन और लाइपेज, ठीक है। ये नामक के विकार या एंजाइम उपस्थित होते हैं। कौन से? इनको हम विकार या एंजाइम कह सकते हैं, एंजाइम कहा जाता है, ठीक है। स्थित होते हैं। इनमें से गैस्ट्रीन नामक हार्मोन्स भी स्रावित होता है। यहाँ पर एक गैस्ट्रीन नाम का हार्मोन्स भी निकलता है, उसका क्या काम होता है आगे बताएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आमाशय के 4 प्रमुख भाग हैं। आमाशय कितने भागों में डिवाइड है? 4 भागों में। अब भैया पेट को अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, पेट बता रहे हैं भैया, आमाशय लेना तुम कर लो। क्या कहना? आमाशय लेना, ठीक है। चलो आमाशय की अगर बात करें तो ये है आमाशय। कौन है? हटाओ, दूसरा लगाओ। ये है आमाशय। ऐसा कुछ आकार होता है आमाशय। कैसा होता है? ऐसा ऐसा कुछ भाग होता है आमाशय का, ठीक है। इतनी अच्छी ड्राइंग नहीं है, समझ लीजिएगा थोड़ा बस, हाँ समझने की जरूरत है बाहर, ठीक है। तो इसको हम कितने भागों में बांटेंगे? 3 भागों में। कितने भागों में? 3 भागों में। देखो कौन कौन से भाग बांटने वाले हैं। तो पहला भाग कहलाता है आपका कार्डियक भाग। कौन सा? कार्डियक भाग। चलो देखो, ये है कार्डियक भाग। कौन सा? ये है कार्डियक भाग। क्या होता है? कार्डियक भाग, ठीक है। ठीक है, ये है कार्डियक भाग। का है कार्डियक भाग। अब दूसरा भाग होता है जिसको कहते हैं फडिक। क्या कहते हैं? फडिक। क्या कहते हैं बच्चों? फडिक, ठीक है। दूसरा आता है फडिक भाग। क्या आता है? फडिक भाग आता है। तीसरा होता है लाइपेरिक। कौन सा? लाइपेरिक। क्या होता है? लाइपेरिक होता है। चौथा होता है शेषाग्र। क्या होता है? शेषाग्र भाग होता है। अब इनको बारे में थोड़ा थोड़ा हम जानते हैं। क्या होते हैं? जानते हैं, ठीक है। तो पाइलेरिक भाग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये है पाइलेरिक भाग। क्या होता है? पाइलेरिक भाग समझ गए ना। अब उसके अब आते हैं शेषाग्र पर। क्या है? शेषाग्र पर। ये वाला है शेषाग्र। ये सब बचा भाग। शेष मतलब होता है शेषाग्र। शेष मतलब ये देखो, ये क्या हो गया? पाइलेरिक हो गया, ये हो गया कार्डियक। क्या हो गया? कार्डियक, ठीक है। और इसमें जो बचा भाग है, क्या है? बचा भाग। और ये इतना जो भाग यहाँ पर बना है, ये वाला यह कहलाते हैं फंडिक। क्या कहलाती है? फंडिक। अब भैया फंडिक हो गया, कार्डियक हो गया और पाइलेरिक भाग हो गया, ठीक ठीक है। अब इसके बाद जितना बचा ये भाग शेषाग्र कहलाएगा। शेषाग्र मतलब शेष बचा भाग शेषाग्र, ठीक है। तो ये लास्ट भाग भी है, ठीक है। मतलब हमने इस तरह से दिखाया गया है कि कार्डियक भाग ऊपर होता है, ठीक है। जहां पर क्या करता है, जहां पर आप वो नस क्या करती है, इसको क्या कहते हैं, नस बताएंगे इसको। आमाशय में ग्रसिका प्रवेश करती है। कौन करती है?
ग्रसिका ग्रसनाल, कहाँ पर, जहाँ पर ग्रसनाल प्रवेश करती है उसका इतना भाग यहाँ से प्रवेश करेगी ना, ठीक है, तो ये वाला भाग कहलाएगा कार्डियक भाग। क्या कहलाएगा? कार्डियक भाग। उसके बाद इधर जो कोने में छोटी एरिया बचेगी इसको फंडिक भाग कहेंगे। क्या कहेंगे? फंडिक भाग। और नीचे है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ये कहलाता है भाग भैया तुम्हारा, क्या कहलाता है? ग्रहणी। क्या कहलाता है? ग्रहणी। ठीक है, तो ग्रहणी को आगे पढ़ेंगे, इससे पहले हम पढ़ लेते हैं पाइलेरिक। ठीक है, तो ग्रहणी से पहले भाग एक आता है जिसको कहते हैं पाइलेरिक। क्या कहते हैं? पाइलेरिक। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्डियक भाग की। कार्डियक भाग की आमाशय का ऊपरी भाग जिसमें ग्रसनाल खुलती है, जिसमें क्या होती है? ग्रसनाल खुलती है, उसे हम कार्डियक भाग कहते हैं। यह भोजन का आगमन एवं संकोचन करता है। क्या करता है? आगमन और संकोचन का नियंत्रण करता है। क्या करता है? नियंत्रण करता है। आगमन और संकोचन का नियंत्रण करता है। इसके बाद आपका अगला भाग आता है जिसको कहते हैं फंडिक। यह आमाशय का मध्य भाग है। कैसा है? मध्य भाग। ठीक है, इसको हम फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक भाग। चलो आगे देखते हैं। इसमें कुछ और ज्यादा जानकारी है ही नहीं, तो आप सबको इतनी जरूरत नहीं है। ठीक है, आगे देखो पाइलेरिक भाग की। यह आमाशय का निचला भाग है जो छोटी आंत में खुलता है। इसका अंतिम भाग पाइलेरिक संकोचन द्वारा सुरक्षित रहता है। जो क्या होता है? पाइलेरिक भाग जो है तो संकोचन द्वारा क्या रहता है? सुरक्षित रहता है। अगला देखते हैं शेषाग्र भाग। यह उपयुक्त तीनों भागों का अतिरिक्त शेष बचा भाग है, इसीलिए हम इसे शेषाग्र भाग कहते हैं। ये लिखना नहीं है। शेषाग्र भाग मतलब क्या होता है? ये तीनों भागों से जो बच जाता है उसे कौन शेषाग्र भाग कह देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से था आपका आमाशय। ठीक है, अब आमाशय के बाद हम आएंगे इस पर। ठीक है, तो आमाशय में पाचन। अब आमाशय में पाचन को पढ़ना है। क्या पढ़ना है बच्चों? आमाशय में भोजन पचता है तो कैसे? आमाशय में भोजन तो कैसे? ठीक है, देखो क्या होता है। तो आमाशय भोजन को कुछ समय 3 या 4 घंटे के लिए अपने पास रखता है। कितना होता है? 3 या 4, मतलब आमाशय में भोजन 3 या 4 घंटे रुकता है। क्या होता है? रुकता है। फिर भोजन को पीस कर व तोड़कर जठर रस द्वारा उसका अधिकांश पाचन कर लिया जाता है। जठर रस क्या करते हैं? जठर रस, जठर रस में कौन कौन आएंगे? जठर रस में बहुत सारी चीजें आती हैं। कौन सा? पेप्सिन हो गया, लाइपेज हो गया, HCl हो गया, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो गया। ये सभी में कहाँ है? जठर रस है। कहाँ है? जठर रस है। ठीक है, जो क्या करेंगे सभी मिलकर, जठर रस मतलब का सभी, जठर रस का मतलब क्या हुआ? सभी मिलकर क्या करेंगे? भोजन को पचाएंगे। क्या करेंगे? भोजन को पचाएंगे। इस तरह से पचाएंगे कि थोड़ा बहुत केवल भाग बचेगा और सब कुछ पच जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? भोजन का सब कुछ पचेगा यहाँ पर। ठीक है, आंशिक ठीक है, आमाशय में पेशी क्रमाकुंचन गति के कारण भोजन लुगदी में रूपांतरित हो जाता है। अब यहाँ पर एक क्रमाकुंचन गति होती है, मतलब भोजन यहाँ पर कूदता है, जैसा कि मैंने हाल में आपको समझाया था। ठीक है, तो क्रमाकुंचन गति के कारण एक भोजन क्या होता है? लुगदी बन जाता है। क्या बन जाता है? लुगदी बन जाता है। ठीक है, फिर जठर रस में 97.99% क्या होता है? जल होता है, जिसमें 0.2% हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, 0.2%। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। फिर उसमें पेप्सिन भी पाया जाता है। फिर जठर लाइपेज पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जठर लाइपेज, खल लाइपेज कहते हैं ना, आपको कोई दिक्कत नहीं है। फिर रेनिन पाया जाता है। आदि एंजाइम्स रेसिन के साथ पाए जाते हैं, जिसका पीएच मान 1.2 से 2.5 के होने के कारण यह अम्लीय होता है। कैसा होता है? अम्लीय होता है। 1.5 से 2.5 के बीच होता है, इसलिए ये अम्लीय होते हैं। कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। जठर रस में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल निष्क्रिय पेप्सिनोज को सक्रिय पेप्सिन में बदल देता है। देखो, जो भोजन जब वहां पर नहीं होता है, जो भोजन है वहां पर नहीं होता है, अब किसको पचाने लगे? तो ये काहे में होते हैं?
जब उसे निकलते हैं, ग्रंथ से निकलते हैं, क्या निकलते हैं, जठरांश ग्रंथ से निकलते हैं, तो वे एक्टिव नहीं होते, एक्टिव नहीं होते। अगर एक्टिव हो तो खाना वहाँ पर ना हो तो समस्या होगी, ठीक है। तो एक्टिव नहीं होते। एक्टिव कब होते हैं, जब वहाँ पर भोजन पहुँचता है, ठीक है, तब ये एक्टिव होते हैं। तो यहाँ पर जब निकलते हैं तो कहाँ में होते हैं, पेप्सिनोज में, कहाँ में होते हैं, पेप्सिनोज में होते हैं, ठीक है। बाद में उसके बाद जो पेप्सिन होता है वो पेप्सिनोज में होता है, ठीक है। फिर उसके बाद वो सक्रिय हो जाता है, क्या हो जाता है, कब सक्रिय हो जाता है, जब उसमें HCl मिलता है, क्या मिलता है, मिलता है तो सक्रिय हो जाता है। इसके अतिरिक्त HCl भोजन में उपस्थित जीवाणुओं को भी मारता है तथा भोजन को सड़ने से बचाता है। जो HCl हार्मोन, HCl जो है जठररस, ठीक है, यह क्या करेगा, भोजन को सड़ने से बचाएगा, क्या करेगा, सड़ने से बचाएगा, और उसमें जो जीवाणु होंगे उनको क्या कर देगा, क्लीन करेगा, साफ करेगा, ठीक है, मार देगा, ठीक है। और क्या करेगा, और का मैंने पहले ही बता दिया है, क्या पेप्सिनोज को पेप्सिन में बदलता है, क्या में बदलता है, पेप्सिनोज को पेप्सिन में बदलता है, ठीक। अगला अब लिखा है पेप्सिन, यह प्रोटीन पाचक एंजाइम है, कैसा है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है। पेप्सिन कैसा है, प्रोटीन पाचक एंजाइम है, जो प्रोटीन को क्या करता है, पेप्टोन्स, क्या में बदल देता है, पेप्टोन्स तथा पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है, क्या में, पेप्सोन में, क्या में, हाँ, पेप्टोन्स में या फिर पॉलीपेप्टाइड में, क्या है, पॉलीपेप्टाइड में तोड़ देता है। देखो जैसे कि यहाँ पर देखिए एक है प्रोटीन, देखो ये है प्रोटीन, क्या है, प्रोटीन है, प्रोटीन, सॉरी प्रोटीन, और ये क्या है, पेप्सिन, क्या है, पेप्सिन, पेप्सिन, ठीक है। अब ये काय में टूटेगा बच्चों, पेप्टोन्स में, काय में, पेप्टोन्स, ठीक है, पेप्टोन्स, पेप्टोन्स में, और काय में, पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, पॉलीपेप्टाइड में टूट जाएगा, ठीक है। आगे देखो, रेनिन की बात करें अब लास्ट में, रेनिन की भी बात कर लेते हैं। ये भी कहा है, HCl है, HCl बता रहे हैं, जठररस है, क्या है, जठररस है। यह निष्क्रिय का होता है, प्रोरेनिन कहलाता है, क्या कहलाता है, जब यह क्रियाशील नहीं होता तो क्या कहलाता है, प्रोरेनिन, क्या कहलाता है, प्रोरेनिन कहलाता है, ठीक है। फिर बाद में रेनिन में बदलता है, ठीक है, रूप में स्रावित होता है तथा HCl के साथ मिलकर H+ आयन में क्रिया करके सक्रिय रेनिन बन जाता है। H+ से आयन करके क्या करता है, देखो क्या होता है, देखो HCl जो है ये क्या है, ये पेप्सिन है, क्या है, पेप्सिन नहीं, कौन है, प्रोपेपरिन, क्या है, प्रोरेनिन, सॉरी रेनिन, ये प्रोरेनिन है। HCl के साथ मिलेगा, HCl में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन से क्रिया करेगा, कैसे करेगा, हाइड्रोजन से क्रिया करेगा और बन जाएगा पेप्सिन, क्या बन जाएगा, पेप्सिन बन जाएगा, ठीक है। तो पेप्सिन बन जाएगा। अगला देखते हैं, इस तरह से ये होता है। आगे देखो, ठीक है। तो रेनिन का मुख्य कार्य देखो क्या है, जो रेनिन होता है ना बच्चों, ये रेनिन जो है ये दूध को क्या करता है, केसिन में बदलता है। मतलब दूध की जो दूध में एक दूध जो होता है, दूध की प्रोटीन, दुग्ध प्रोटीन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं केसिन, क्या होता है, दुग्ध में क्या पाया जाता है, केसिन पाया जाता है, क्या पाया जाता है, केसिन पाया जाता है, ठीक है। दुग्ध में क्या पाया जाता है, केसिन। केसिन क्या होता है, ये जो केसिन है इसको रेनिन क्या करता है, पैरा केसिन, पैरा तो क्या हो जाता है,
पैरा केसी नेट में बदलेगा, पैरा केसी नट में, पैरा केसी नट में बदल देता है। यह शिशुओं में पाया जाता है जबकि वयस्क मनुष्यों में यह अनुपस्थित रहता है, क्योंकि ये बच्चों में पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? कैसिन। ठीक है, तो जब दूध होता है ना, दूध बच्चे पीते हैं ना, दुग्ध जो होते हैं बच्चों ने पिया, अब क्या हुआ, दुग्ध में जो कैल्शियम मिलता है, कैल्शियम तो है प्रोटीन, दुग्ध और कुछ बच्चे कुछ खाते हैं, कहाँ से ऊर्जा पाते हैं? कैल्शियम से पाते हैं, कैल्शियम से पाते हैं। अब इस जो जब क्या मिलेगा, रेनिन है जो बच्चों में रिलीज होगा, किस में रिलीज होगा? बच्चों में, क्योंकि बच्चे ही दूध पीते हैं, हम सब लोग दूध पीते हैं नहीं पीते ना, ठीक है। तो रेनिन जो बच्चे में, क्यों दूध जो बच्चे पीते हैं उनमें रेनिन उपलब्ध होता है, ठीक है, और हमारे सबके में रेनिन नहीं होता है, ठीक है। रेनिन का काम कौन कर देता है? अरे भाई उसके पहले मैंने बताया ना, पेप्सिन। हाँ, तो रेनिन का काम पेप्सिन ही समाप्त करता है, क्या करता है? पेप्सिन से। इसलिए बच्चों में पाया जाता है, और बच्चों में क्या करता है? दूध के कैल्शियम को पैरा किसी नेट में बदल देता है, पैरा किसी नेट में बदल देता है, ठीक है। समझ गया ना बात? हाँ, इतना हो गया। फिर उसके बाद आएगा छोटी आंत या क्षुद्रांत, उसे कहते हैं छोटी आंत या क्षुद्रांत, ठीक है। अब हमारा मुंह पिरा लगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं। तो छोटी आंत को हम कल पढ़ाएंगे, कब पढ़ाएंगे? कल पढ़ाएंगे, ठीक है।